वी वर रीडिंग अ बुक 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था वहीं से आगाज़ करते हैं। अब वो इस पैराग्राफ के अंदर कह रहा है कि ये बात हो सकता है कि आपको और एम्बिशियस लगे, एग्जाजरेटेड लगे, बड़ी चढ़ी हुई लगे कि इंसान के पास वक्त नहीं है। कहता है फ़िलासफ़ी, रिलीजन या साइंस ऑल आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अब रनिंग आउट ऑफ टाइम एक फ्रेज़ यहाँ इसमें इस्तेमाल किया है, इसका मतलब होता है कि एक डेडलाइन है या एक अमाउंट ऑफ टाइम है, वो ख़त्म होने वाला है, उसके बाद एक क्रूशल पॉइंट पे हम लोग आने वाले हैं। सो वो कह रहा है उनके लिए उनका वक्त अब ख़त्म हो रहा है, एक डेडलाइन थी वो ख़त्म हो रही है अब। आगे वो कहता है कि इंसानों ने जो है वो ज़िंदगी की मीनिंग के बारे में थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक बहस की है। ये फ़िलासफ़िकल बात वो कर रहा है। अब वो कहता है कि हम इनडेफिनेटली ताउम्र ताहयात इसके ऊपर डिबेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है। अब वो आगे कह रहा है कि जो आने वाला, लूमिंग का मतलब होता है कोई चीज़ होने वाली हो, अबाउट टू हैपन, या कोई चीज़ एमिनेंट हो। अब वो कह रहा है इन्वायरमेंटल क्राइसिस आने वाला है। अब वो क्यों आने वाला है? वो इसलिए वो कह रहा है आने वाला है क्योंकि जो वेपन्स हम लोगों ने बना लिए मैस डिस्ट्रक्शन के, जिस तरह बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं या एटॉमिक बम है, उनकी वजह से खतरा है एक। और जो डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजीज़ आज के दौर में हमारे पास आ रही हैं, डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजीज़ का मतलब है ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जिन्होंने जो है वो हमारे सिस्टम को अल्टर कर दिया है, हमारे वे ऑफ डूइंग थिंग्स को चेंज कर दिया है, वो इसको अलाउ नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर आगे इसको एक्सप्लेन करता है। ख़ास तौर पर वो कहता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या बायोटेक्नोलॉजी है, उन्होंने इंसान को इतनी ताकत दे दी है कि वो ज़िंदगी को रीशेप कर सकता है या लाइफ को री इंजीनियर कर सकता है। और वो फिर आगे कहता है कि बहुत जल्द ही इस बात का फ़ैसला करना पड़ेगा। ये जो ताकत इतनी सारी इंसान को मिली है, इसका फ़ैसला किसकी बुनियाद पे करना पड़ेगा? इस फ़िलासफ़ी की बुनियाद पे करना पड़ेगा। अब इसमें दो इसने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, दो बेसिकली टर्म्स इस्तेमाल किए हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट स्टोरी। अब आपको मैं इनका मतलब पहले समझाता हूँ। इम्प्लिसिट बेसिकली अगर हम बात करें तो इम्प्लिसिट कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जो क्लियरली समझ तो आए लेकिन वो क्लियरली डिस्क्राइब ना हुई हो, या वो किसी अजम्पशन की बुनियाद पर हो, किसी इम्प्लीकेशन की बुनियाद पर हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि रेड रोज़ है, अब रेड रोज़ को अगर मैं सिंबलाइज़ करूँ फॉर लव और पेशन, हालांकि गुलाब का फूल है उसको मैंने सिंबलाइज़ किया है, इम्प्लाई किया है कि ये पेशन को शो कर रहा है या लव को शो कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट, यानी इम्प्लाइड मीनिंग है उसकी, वो क्लियरली हमें समझ नहीं आ रही लेकिन इम्प्लाइड मीनिंग है, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट। इसके अलावा एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट कहते हैं कोई चीज़ बहुत ही समथिंग वेरी क्लियर, जो सबके सामने हो, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी एम्बिग्विटी, उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट। अब लिटरेचर में दो टर्म इस्तेमाल होती हैं, इम्प्लिसिट स्टोरी एंड एक्सप्लिसिट स्टोरी। इम्प्लिसिट स्टोरी हम कहते हैं ऐसा नैरेटिव, ऐसा बयानिया जो मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में, ऐसा बयानिया जो किसी अजम्पशन की बुनियाद पर हो या किसी अंडरलाइंग बिलीफ की बुनियाद पर हो, जिसने इन्फ्लुएंस किया हो डिसीजन मेकिंग को, यानी वो दुनिया के सामने ना हो, दुनिया को समझाया, वो चीज़ दुनिया को समझाई ना गई हो। और एक्सप्लिसिट स्टोरी का मतलब ये है कि कोई चीज़ जो है वो दुनिया के सामने बयान की गई हो, दुनिया के सामने ऐसा नैरेटिव, ऐसा बयानिया जो दुनिया के सामने एक्सप्लेन हो और वो दुनिया को समझ भी आए, कम्युनिकेट भी हो, उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट स्टोरी। अब ये वही बात कह रहा है इस ताकत का फ़ैसला, ये जो इतनी सारी ताकत इंसान को मिल गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ल में या बायोटेक्नोलॉजी की शक्ल में, इसका फ़ैसला की बुनियाद पे होना, इसी की बुनियाद पर डिसाइड करना है कि वेदर ये इम्प्लिसिट स्टोरी की बुनियाद पर इसका फ़ैसला होगा कि कोई बंदा अपने ही दिल में कोई बात सोचेगा और उसको इम्प्लाई कर देगा दुनिया के लिए, या एक्सप्लिसिट पूरी दुनिया के सामने कम्युनिकेट होगा और फिर इसका फ़ैसला किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है जो फिलोसफर्स होते हैं वो तो पेशेंट होते हैं, वो उनमें सब्र होता है, लेकिन जो इंजीनियर्स हैं वो उनमें सब्र नहीं होता, वो लेस पेशेंट होते हैं। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके स्टॉक्स लगे होते हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, वो तो सबसे कम पेशेंट होते हैं, उनमें सब्र होता ही नहीं है। ठीक है। और फिर वो आगे कहता है अगर आपको नहीं पता कि इस ताकत के साथ क्या करना है, तो फिर इसका फ़ैसला मार्केट फोर्सेस करेंगी। ज़ाहिर सी बात है, जो इन्वेस्टर है जिसने अपना स्टॉक लगाया हुआ है, तो वो तो वेट नहीं करेगा ना फिलोसफर्स का या बाकी दुनिया का, वो तो फिर मार्केट फोर्सेस के हिसाब से बिहेव करेगा। तो इसका फिर फैसला मार्केट फोर्सेस करेंगी जो कि इनविजिबल फोर्सेस हैं। तो ये इसने यहाँ तक बात की है। आगे इस पैराग्राफ में वो लिखता है कि जो फाइनल चैप्टर है, जो कहता है आखिरी चैप्टर है, आखिरी चैप्टर में मैंने कुछ बातें ऐसी की हैं
कुछ इस तरह के रिमार्क्स दिए हैं जिस तरह एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है, पर्सनल की तरह रिमार्क्स दिए हैं, पर्सनल बातें की हैं जिस तरह एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है। अब फिर यहाँ पे इसने एक फ्रेज़ इस्तेमाल किया है, ईडियम इस्तेमाल किया है, बिफोर द कर्टन गोज़ डाउन ऑन आवर स्पीशी एंड अ कम्प्लीटली डिफरेंट ड्रामा बिगेंस। अब कर्टन डाउन का मतलब क्या होता है? बेसिकली कर्टन गोज़ डाउन का मतलब होता है कि कोई सिचुएशन हो या कोई चैप्टर ख़त्म हो रहा हो। बेसिकली ये वर्ड वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर प्लेज होते हैं या ड्रामाज थिएटर के अंदर जब चल रहे होते हैं तो वहाँ पर वो इनफॉर्मली कहते हैं कर्टन अप। कर्टन अप का मतलब है कि अभी प्ले स्टार्ट होने वाला है, शो अभी स्टार्ट होने वाला है। और जब वो शो ख़त्म होता है तो वो लोग कहते हैं कर्टन डाउन, यानी अब शो ख़त्म हो गया है। तो ये वही इसने बात की है कि मैंने कुछ बातें इस तरह की हैं कि इंसान के साथ जो उसका शो ख़त्म होने से पहले उसको पता होनी चाहिए, ठीक है, और कोई नई चीज़ स्टार्ट हो। तो यहाँ तक इसने वो बात की है। अब वो कहता है बिफोर एम्बार्किंग, यानी एम्बार्क का मतलब होता है स्टार्ट करना। अब ये किताब आप पढ़ेंगे, इस किताब में क्या है, इंटेलेक्चुअल जर्नी है। इंटेलेक्चुअल का मतलब है आपको वो डीप थिंकिंग में मजबूर करेगा, सोचने पर मजबूर करेगा। अब कहता है इस किताब को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात हाईलाइट करना चाहूँगा, ये बात बताना चाहूँगा, एक इम्पॉर्टेंट बात, कि कहता है इस बुक में मैंने जो है वो हमारा जो लिबरल वर्ल्ड है या जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसकी मैंने खामियां बयान की हैं। अब कहता है इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं आज़ाद लिबरल डेमोक्रेसी पे, लिबरल जमहूरियत पे यकीन नहीं रखता, या मैं ये समझता हूँ कि वो यूनिकली प्रॉब्लमेटिक है, यानी उसमें सिर्फ ही खामियां हैं। कहता है मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो लिबरल डेमोक्रेटिक निज़ाम है वो है ही खामियों से भरा हुआ या उसमें है ही मसले। बट वो कहता है मैं ये बात समझता हूँ, ये बात सोचता हूँ कि जो डेमोक्रेटिक निज़ाम है, जो लिबरल डेमोक्रेसी है, ये सबसे कामयाब निज़ाम है, सबसे वर्सटाइल पॉलिटिकल मॉडल है। आज तक जो इंसानियत की तारीख है उसमें सबसे ज़्यादा कामयाब जो निज़ाम इंसान ने बनाया है चैलेंजेस को फेस करने के लिए मॉडर्न वर्ल्ड के, वो डेमोक्रेटिक निज़ाम ही है। तो या वो जस्टिफाई कर रहा है कि इस किताब में मैंने बातें सिर्फ वो की हैं, इस किताब में मैंने बयान खामियां की हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यकीन नहीं रखता डेमोक्रेसी पे। ये तो ये इसने एक्सप्लेन किया है। और फिर उसने एक आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, वो कहता है कि हो सकता है ये जो जमहूरियत का निज़ाम है, लिबरल डेमोक्रेसी है, वो हर सोसाइटी के लिए अप्रोप्रिएट ना हो सकता है कि कोई ऐसा मुआशरा भी हो जो मुआशरा अभी एवोल्यूशन के उस दौर पे ना पहुंचा हो जहाँ पर वो अडॉप्ट कर सकता हो डेमोक्रेसी को। लेकिन कहता है मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ जो हमारे यहाँ आजकल मौजूद हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन अल्टरनेटिव के तौर पर मौजूद है, मतलब एक बेहतरीन निज़ाम है एज़ कम्पेयर टू दूसरे निज़ामों के मुकाबले में, यानी जो दूसरे अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं उनके मुकाबले में डेमोक्रेसी जो है वो बेहतरीन निज़ाम है। फिर वो आगे कहता है कि इसलिए जो है वो मैंने एग्ज़ामिन किया है, मैंने जायज़ा लिया है न्यू चैलेंजेस का, जो आने वाले मसाइल हैं हमारे आगे, उनको मैंने एग्ज़ामिन किया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम समझें जो लिबरल डेमोक्रेसी में कौन कौन से लिमिटेशंस है, और किस तरह से हम न्यू चीज़ें अडॉप्ट करें या किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं करंट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, डेमोक्रेसी को किस तरह से जो है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ तक इसने ये बात बयान की। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे वाले पैराग्राफ को पढ़ेंगे।